हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। दोस्त, आप लोगों से एक छोटा सा शिकायत है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। लगभग पर डे जो है ना, एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं। और आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे इससे अभी कोई बेनिफिट नहीं है। बस सुकून मिलता है कि आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं। तो आप प्लीज़ ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। तो आइए इन बातों को पीछे छोड़ते हुए आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6ठी क्लास का चैप्टर नंबर 8। ये भारत को समझने के लिए या क्लाइमेट को समझने के लिए, मौसम को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर साबित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक एक चीज़ समझाने का मैं अभी आपको प्रयास करूंगा। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मौसम के बारे में, वेदर के बारे में। आप डे बाय डे के अपने लाइफ में सुनते होंगे कि मौसम जो है ना गर्म हो गया है, ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है, उमस है। तो इसी के बारे में कुछ हमें आपसे बताना है, ये ऐसा क्यों होता है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। वायुमंडल में डे बाय डे जो चेंजेज आते हैं उस चेंजेज को हम क्या कहते हैं, वेदर या मौसम के नाम से जानते हैं। अब ये जो वेदर है या मौसम है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अब देखिएगा, कहीं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बारिश होने लगती है, जो सनशाइन है, सूरज का विकिरण कभी तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इन्हीं परिवर्तनों को हम मौसम कहते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाना, वर्षा होने लगना, रेनफॉल होने लगना, या सूरज की रोशनी कम या ज़्यादा होना, या बादल छा जाना। तो ये सब जो है ना मौसम से संबंधित चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भारत के प्रमुख मौसम। भारत में 4 मौसम है। उस मौसम को हम अभी देखने और जानने का प्रयास करेंगे और सालों भर रिपीट हो करके यही मौसम हमारे देश में देखने को मिलेगा। कौन कौन से? तो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा सर्दी, मतलब विंटर। दिसंबर टू फरवरी विंटर आपको देखने को मिलेगा। मार्च से लेकर के मई तक गर्मी, मतलब समर। जून से लेकर के सितंबर तक रेनी सीजन, जिसको वर्षा मौसम कहते हैं। अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक वसंत, या जिसे हम ऑटम के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिसंबर से फरवरी तक जो सूरज की रोशनी आती है वो तिरछी आती है, सीधी नहीं पड़ती, 90 डिग्री के एंगल पे, जिस कारण से जो हमारा देश है वो सूरज की उतनी टेम्परेचर प्राप्त नहीं कर पाता। मार्च से मई तक गर्मी। इस समय जो सूरज हमारे जो देश का लैंड है, धरती है, उस पे बिल्कुल 90 डिग्री पे चमकता है और 90 डिग्री पे चमकने के कारण हमारा जो देश है वो अधिक से अधिक गर्मी प्राप्त करता है, जिसके कारण यहाँ गर्मी का मौसम रहता है। जून से सितंबर रेनी सीजन। इस समय मानसून के कारण हमारे देश में एक मानसूनी पवन चलती है, जिसके कारण वर्षा होती है। इसे हम अभी जस्ट समझेंगे मानसून के बारे में। अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक बसंत, ऑटम। इस समय क्या होता है, नहीं ज़्यादा गर्मी होती है और नहीं सर्दी। यह मौसम इंसान के रहने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है और बहुत सारे कवि ने तो इस मौसम के बारे में, बसंत के बारे में बहुत कुछ लिखे भी है। अब आइए हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? तो मानसून शब्द सुनने के बाद हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती है कि मानसून कोई बड़ी सी चीज है। नहीं, हवा के जो विंड है, विंड के स्थिति को बदलना ही मानसून कहलाता है। तो भारत में जो मुख्य रूप से मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब
साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के कारण भारत में अधिक से अधिक बारिश होती है। जैसे देखिए, ये हमारा इंडिया है, प्रिय भारत, हमारा भारत महान। अब देखिए, ये जो है ना इसका साउथ वेस्ट भाग है। अब क्या होती है कि जून से सितंबर के बीच में हवा चलती है, वाइंड आपको इस डायरेक्शन में ऐसे आती है, और ये वाइंड लैंड पे आकर के वर्षा करवाती है। कुछ वाइंड तो आपको इधर से भी जा करके भारत में बारिश करवाती है। तो ये वाइंड जो आती है, वाइंड से बारिश क्यों होती है, आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा। तो ये जो वाइंड, इधर आप जानते हैं कि हिंद महासागर है, पूरा बहुत बड़ा भाग है जहां जल ही जल है, नथिंग एल्स, जल के अलावे, वाटर के अलावे कुछ है ही नहीं। तो ये जो गर्म हवा जब हिंद महासागर के ऊपर से गुजरती है तो अपने साथ कुछ मॉइस्चर लेकर के आती है, मतलब कुछ पानी को अपने साथ लाद करके लाती है। और जैसे ये भारत में मुख्य लैंड पे प्रवेश करती है, मुख्य भूमि में, तो यहाँ क्या है कि पहाड़ वगैरह, जहां भी पहाड़ होगा, और पहाड़ से, ये समझिए पहाड़ है, और जैसे ये हवा पानी से लदा हुआ है और जैसे यहाँ पे आएगी ये उठेगा, ऐसे उठेगी, और इसके साथ में जो भी जो है ना वाटर होता है वो नीचे गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? हवा यहां तक तो गर्म थी, और जैसे ऊपर उठती है तो हवा ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो जल है वो जल आपस में, जल की बूंदें चिपकने लगती है, और चिपकने के बाद जल की बूंदें भारी होकर के जो है ना नीचे गिरती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, रेनफॉल या वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं कि मानसून का लौटना या मानसून का वापस जाना। तो अब ये देखिए, ये तो कुछ समय तक ये मानसून मेन लैंड पे रहेगी और बारिश करवाते रहेगी, लेकिन जैसे इसके अंदर पानी सूख जाता है या ये वापस जाने लगता है, मौसम खत्म हो जाता है, तो इस तरह से ये आता है। आपको बता दूं, ऐसे ऐसे ये जाना फिर से लौटना शुरू करता है। और हम सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु का तट है और ये कुछ भाग आंध्रा का भी है। तो लौटते हुए मानसून से, इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून से यहां पर जम करके बारिश होती है आंध्र और तमिलनाडु का जो तट है, और ये बारिश ठंडी में होती है दिसंबर के आसपास। और दिसंबर के आसपास जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ जो भी फल के बागान है या यहाँ जो भी फसल लगा हुआ होता है उसके लिए ये बारिश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पेपर में पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से, रिट्रीटिंग मानसून से भारत में कहाँ बारिश होती है, तो तमिलनाडु का तट या आंध्रा के तट पे ये बारिश होती है। आइए आगे, आइए अब हम देखते हैं जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी एरिया में, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत वर्षों तक यदि वेदर एक समान रहे तो उसको मौसम कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे क्या है कि मौसम अभी क्या है कि गर्मी है, कुछ देर के बाद में ठंडी हो गई, फिर जो है ना गर्मी, तो इसको हम वेदर कहते हैं। लेकिन लंबे समय तक कहीं पे गर्मी बनी हुई है या बारिश हो रही है, औसत एवरेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। तो ये है मौसम और जलवायु में अंतर। अब ये देखिए कि भारत का जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है। अब ये भारत का जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है, ये क्यों है, इसके विषय में हम देखते हैं। मानसून शब्द अरबी के शब्द मौसिम से लिया गया है। यहां से
कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो मौसम शब्द है किस भाषा का शब्द है और कहाँ से लिया गया है, तो ये मौसम से लिया गया है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो लोकेशन है ग्लोब पे, पृथ्वी पे, वो ट्रॉपिकल है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में है। आपको कल मैं बताया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन है या ट्रॉपिकल जोन है कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री लाइन से 30 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री लाइन से 30 डिग्री नीचे, ये ट्रॉपिकल जोन है। और भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। तो ये लगभग आपको ट्रॉपिकल जोन में ही आ गया। और ट्रॉपिकल जोन में होने के कारण भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, किसके कारण होती है, तो मानसून के कारण होती है। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी स्थान की जलवायु किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो उसकी लोकेशन, वो कहाँ पर है वो जगह, उसकी एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस ऑफ ओशन, समुद्र से उसकी दूरी क्या है, और उच्चावच मतलब रिलीफ। उच्चावच का मतलब ऊंचा नीचा, मतलब कहीं कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, इन चीज़ों पे भी निर्भर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। समुद्र से दूरी, उच्चावच, एल्टीट्यूड और उसकी लोकेशन, इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पर कितनी वर्षा होगी और नहीं होगी। भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम या चेरापूंजी, मौसिनराम या चेरापूंजी लिखने के पीछे कारण ये है कि इसका लोकेशन बदलता रहता है। कुछ दिन पहले ये मौसिनराम हो गया था, फिर चेरापूंजी, तो ये लोकेशन, ये जगह बदलता रहता है। तो मान करके चलिए कि इसी दोनों जगहों में से दुनिया में सबसे ज्यादा, या भारत में कहिए या दुनिया में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है यहीं पर होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर राजस्थान में। तो ये जो चेरापूंजी है या मौसिनराम है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होने के पीछे भी यही कारण है। आपको बताया था कि समुद्र से दूरी, जैसलमेर के आसपास कोई समुद्र ही नहीं है या उस तरह की कोई नदी भी नहीं है। अब देखिए जो है ना, मौसिनराम या चेरापूंजी आसाम में है, सॉरी मेघालय में है, या देखिए बंगाल की खाड़ी से लगता है। यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ देखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे 3 पहाड़ है। यहाँ पे ऐसा लोकेशन वो तीनों पहाड़ मिलकर के क्रिएट करता है कि एक बार यदि जल लेकर के वाइंड घुस गई हवा उसमें, तो पूरी जल जब तक वहां नहीं निकल जाएगी तब तक वो हवा वापस नहीं आती है। लगभग यहाँ बता दूं आपको कि 1000 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जबकि यहाँ कभी कभार ही थोड़ा बहुत जैसलमेर में बारिश देखने को मिलता है। अब आइए आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं प्राकृतिक वेजिटेशन के बारे में, मतलब नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है या प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जिसको मनुष्य की बिना आवश्यकता से, मतलब मनुष्य की बिना सहायता से उगता है, मतलब कहीं भी उग जाता है। और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आपको बता दूं कि राजस्थान में आप जाएंगे तो ये जो वेजिटेशन है वनस्पति, वहाँ मोटे मोटे पत्ते वाले, पत्ते तो होते नहीं, मोटे मोटे तने वाले उगते हैं, जैसे आप कैक्टस वगैरह देखे होंगे। वहीं आप चले जाइए जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ जो वेजिटेशन है अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो ये जो वेजिटेशन है क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। अब मनुष्य को वन की आवश्यकता क्यों, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जंगल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो एक ही शब्दों में बता दूं कि जंगल नहीं, पेड़ पौधे नहीं, तो हमारा भी जीवन मुश्किल है और हम जिंदा नहीं रह सकते।
अब बताइए कि पानी के बिना तो हम 2-4-10 घंटे जीवित भी रह सकते हैं, सांस रोक दे तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 1 से 2 मिनट हम जिंदा रह पाएंगे। और जो सांस हमें मिलता है कहाँ से मिलता है? हम सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, और वो ऑक्सीजन आता कहाँ है? पेड़ पौधे से। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए जंगल उपयोगी है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं और रिसाइकल करके ऑक्सीजन के रूप में उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जी, तो पेड़ पौधे जो होते हैं उसका जड़ जो होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है। आप जहां देखिएगा कि जंगल है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, झाड़ियां हैं, वहां की मिट्टी बारिश में मतलब धुल करके कटाव नहीं होता है। लेकिन जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, खाली जो है ना मैदान है, वहां देखिएगा कि तेजी के साथ वहां की मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन होता है। ईंधन, फ्यूल, कास्ट, लकड़ी, चारा, चारा मतलब जानवरों के खाने के लिए, जड़ी बूटी, हर्ब्स, लाख, गोंद, शहद, हनी, ये सब हमें जंगल से ही प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जंगल मनुष्य के लिए कितना उपयोगी या कितना महत्वपूर्ण है। अब आइए समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य प्राणी के बारे में। तो जंगल में बहुत तरह के जीव होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, और सभी का आवास स्थल भी होता है। अब देखते हैं कि आजकल जंगल को मनुष्य के द्वारा तेजी के साथ काटा जा रहा है, और जंगल जैसे जैसे कम होते जा रहा है तो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं उसका शहर के तरह, गांव के तरह पलायन होता है, और वह बहुत सारे लोगों को अपना शिकार भी बनाता है। तो आप जान सकते हैं कि जंगल कितना जरूरी है। जंगल में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये चलिए सब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात का गिर, गुजरात में गिर जंगल है, ये है गुजरात, यहाँ पर गिर जंगल है जो एशियाई शेर के लिए काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। यहां से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है, तो इसे एक बार आप ध्यान में रखेंगे। ये गिर का जंगल एशियाई शेर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम का एक सींग वाला गेंडा, जो असम है यहां पर एक सींग वाला, भारत में एक ही जगह है असम, और असम में भी काजीरंगा जो वन है उसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है, यहां से बार बार याद करके रखेंगे, ये जीव बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है, सबको जानते होंगे, चलिए रिवीजन करवा दिया। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक साल अक्टूबर के, बिल्कुल यहां दिमाग लगाइएगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और जब से ये वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले मास में मनाया जाने लगा है, तब से जो वन्य जीव की स्थिति में उतना ज़्यादा तो सुधार नहीं हुआ है, नहीं कह सकते आप, लेकिन मनुष्य का ध्यान इस तरफ जरूर आकर्षित हुआ है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ इन्फॉर्मेशन देना था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय ज्योग्राफी या भारतीय क्लाइमेट, वर्षा, इन चीज़ों के दृष्टिकोण से। तो आपको ये यदि वीडियो समझ में आया होगा बढ़िया से, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो 6ठी क्लास की सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस की जो बुक थी ये ख़त्म हो गई। अब हम जब ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो 7वीं क्लास की ज्योग्राफी से हम वीडियो बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।